हेलो दोस्तों, नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष मैं एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो दूंगा, न्यूमरोलॉजी पर दूंगा, वास्तु पर तथा स्वर विज्ञान पर वीडियो देता रहूंगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, और इसी वीडियो के अंदर जो ग्रह हैंगे और राशियां हैंगी वह किस तरीके से एलिमेंट्स का स्वरूप लेती हैंगी, आने वाले वीडियो में वह जो हैगा मैं आपको वास्तुशास्त्र में कैसे वह राशियां क्या कौन कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है और कैसे उनमें ग्रह जो जाके एक्सॉल्टेशन में आ जाते हैंगे उस पर भी बात करूंगा कि कौन कौन सा ग्रह जो हैगा हमारे को घर के वास्तु में या हमारे हॉरोस्कोप में किस प्रकार से वह उच्च अवस्था में आता हैगा या वह किस प्रकार से नीच अवस्था में आता हैगा। दोस्तों, हम अपने हॉरोस्कोप को दिखाकर भी बहुत से रिलीफ पा सकते हैं और इसी प्रकार से अगर हमारे हॉरोस्कोप में कोई दिक्कत आ रही हैगी तो वह हम वास्तु के द्वारा भी काफ़ी हद तक हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ग्रहों के स्वामित्व के बारे में, उसके बाद बात करूँगा ग्रहों की उच्च अवस्था के बारे में, उसके बाद बात करूँगा ग्रहों की नीच अवस्था के बारे में तथा किस प्रकार से कौन कौन सा रत्न जो हैगा वह धारण किया जा सकता है उस पर बात करूँगा। कौन कौन से ग्रह से कौन कौन सा रत्न आता हैगा वह बात करूँगा तथा उसके बाद में बात करूँगा कि कौन सी राशियां जो हैंगी वह किस किस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैंगी, उनके स्वभाव के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, सूर्यदेव सिंह राशि में अपना स्वामित्व देते हैंगे। इसी प्रकार से चंद्रदेव कर्क राशि में अपना स्वामित्व देते हैं। मंगलदेव मेष और वृश्चिक राशि में अपना स्वामित्व देते हैं। बुधदेव मिथुन और कन्या राशि में अपना स्वामित्व देते हैंगे। देवगुरु बृहस्पति देव धनु और मीन राशि में अपना स्वामित्व देते हैं। शुक्रदेव वृष और तुला राशि में अपना स्वामित्व देते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि में अपना स्वामित्व देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताना मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी में दो ग्रह ऐसे हैंगे जिनको कि कोई भी राशि अलॉटेड नहीं हैगी। यह जिस घर में भी बैठते हैं वहाँ पर उस ग्रह का अपना कारक तत्व जो होता हैगा उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देते हैंगे। अगर राहु की बात करी जाए तो राहु कुंभ राशि में अपना स्वामित्व देते हैं या वह उसको अपना मानते हैं। केतुदेव वृश्चिक राशि को अपना मानते हैं या अपना स्वामित्व उसमें देते हैं। दोस्तों, अब बात करूंगा मैं ग्रह किस प्रकार से किस राशि में उच्च अवस्था में आ जाते हैंगे। दोस्तों, यह उच्च अवस्था या नीच अवस्था कुछ अंशों पर होती है। आने वाले वीडियो में मैं अंशों पर भी इसकी बात करूंगा। दोस्तों, आज सिर्फ बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च अवस्था में आ जाते हैं। चंद्रदेव वृष राशि में उच्च अवस्था में आ जाते हैं। मंगलदेव मकर राशि में उच्च अवस्था में आ जाते हैं। बुधदेव कन्या राशि में उच्च अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च अवस्था में आ जाते हैं। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च अवस्था में आ जाते हैं। शनि तुला में उच्च अवस्था में आ जाते हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च अवस्था में आ जाते हैं। केतु धनु राशि में उच्च अवस्था में आ जाते हैं। अगर हम इनकी नीच अवस्था की बात करें तो सूर्यदेव तुला राशि में नीच अवस्था में आ जाते हैं। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच अवस्था में आ जाते हैं। मंगलदेव कर्क राशि में नीच अवस्था में आ जाते हैं। बुधदेव मीन राशि में नीच अवस्था में आ जाते हैं। गुरु मकर राशि में नीच अवस्था में आ जाते हैं। शुक्र की बात करी जाए तो कन्या राशि में नीच अवस्था में आ जाते हैं। शनि मेष राशि में नीच अवस्था में आ जाते हैं।
राहु धनु राशि में तथा केतु मिथुन राशि में नीच अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, अब बात करूंगा ग्रह और उनके रत्नों के बारे में। दोस्तों, सूर्यदेव से माणिक रत्न देखा जाता है, चंद्रदेव से मोती, मंगल से मूंगा, बुध से पन्ना, बृहस्पति देव से पोखराज, शुक्रदेव से हीरा, शनि से नीलम, राहु से गोमेद तथा केतु से लहसुनिया। अब बात करते हैं दोस्तों इनके स्वभाव के बारे में। दोस्तों, जैसे कि 3 तरीके के स्वभाव वाली राशियां होती हैं, चर राशियां, स्थिर राशियां तथा द्विस्वभाव राशियां। दोस्तों, अगर चर राशि की बात करी जाए तो उसमें पहले आती है मेष, दूसरे नंबर पे आती है कर्क, तीसरे पे तुला, चौथे पे मकर। अगर स्थिर राशि की अगर बात करी जाए तो पहली आती है वृष, दूसरी सिंह, तीसरी वृश्चिक तथा चौथी कुंभ आती है। अगर द्विस्वभाव राशि की अगर बात की जाए तो पहली आती है मिथुन, दूसरी आती है कन्या, तीसरी आती है धनु तथा लास्ट में आती है मीन राशि। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रह और उसकी डायरेक्शन के बारे में। सूर्यदेव पूर्व राशि, दोस्तों, सूर्यदेव पूर्व दिशा, दूसरे नंबर पे चंद्रदेव वायव्य कोण, तीसरे नंबर पे मंगलदेव दक्षिण दिशा, बुधदेव उत्तर दिशा, देवगुरु बृहस्पति देव ईशान्य कोण, शुक्रदेव आग्नेय कोण, शनिदेव पश्चिम दिशा, राहु और केतु नैऋत्य दिशा। अब दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी राशियाँ जो 12 हमारी हैंगी वह किस प्रकार से कौन कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ राशियाँ ऐसी हैंगी कि जो 2 तरीके के स्वभाव में होती हैंगी, 2 तरीके के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैंगी, उस पर भी बात करते हैं। और किस प्रकार से यह जो एलिमेंट्स है वह हमारे वास्तु में आते हैंगे और किस प्रकार से हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस स्टेट में लाते हैं, उस पर भी बात करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करी जाए मंगलदेव की, मंगलदेव मेष और वृश्चिक राशि में अपना स्वामित्व देते हैंगे। अब दोस्तों, वही चीज़ देखिए कि किस प्रकार से एक राशि के 2 तरीके के स्वभाव हैं, यानी कि वह है 2 तरीके के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर मेष की बात करी जाए तो वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती हैगी, और अगर वृश्चिक की बात करें, सेम ही जो मंगलदेव की दूसरी राशि हैगी वृश्चिक, उसकी अगर बात करी जाए तो उसका वहाँ पे स्वभाव चेंज हो जाता हैगा, वह जल तत्व पे आ जाती हैगी जो मंगलदेव की दूसरी राशि हैगी। और इसी प्रकार से अगर दूसरी हम ग्रह की बात करें, शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र की जो वृष और तुला राशि आती हैगी। अगर वृष की बात करें तो वह भूमि तत्व हो जाती हैगी, और अगर हम बात करते हैं तुला की तो वह वायु तत्व हो जाती है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से यह जो राशियां हैं किस प्रकार से 2 तरीके के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। एक तरफ अगर बात करी जाए तो वृष जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैगी, और तुला जो हैगी वो बात करी जाए तो वह एयर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैगी। अब बात करते हैं बुध देव के बारे में। बुध देव की जो मिथुन राशि है वो एक वायु तत्व राशि हो जाती है, तथा उसकी जो है दूसरी राशि है कि कन्या, वह पृथ्वी तत्व हो जाती हैगी। अब वही वाली बात आ गई कि दोनों के एलिमेंट्स जो हैंगे एक ही राशि के ग्रह के 2 तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैंगे। एक आ रहा हैगा एयर और दूसरा आ रहा हैगा अर्थ एलिमेंट। अब बात करते हैंगे चंद्रदेव की। अगर चंद्रदेव को
एक ही राशि अलॉटेड हैगी जो कि कर्क हैगी। कर्क राशि जो हैगी वो वाटर एलिमेंट हैगी। इसी प्रकार से अगर हम सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव को भी एक ही राशि अलॉटेड हैगी, सिंह राशि। सिंह राशि जो है वह एक फायर एलिमेंट राशि हैगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति देव की राशि के बारे में। दोस्तों यहाँ पर फिर वही दो स्वभाव आते हैंगे इस राशि के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ग्रह हो जाता हैगा जुपिटर। अगर जुपिटर की बात करें तो एक आ जाती हैगी धनु। धनु जो हैगी एक फायर एलिमेंट राशि हैगी, तथा इसी प्रकार से अगर मीन की बात करें, जो देवगुरु बृहस्पति देव की दूसरी राशि मीन हो जाती हैगी, तो वह जल तत्व हैगी, यानी वाटर एलिमेंट राशि हो जाती है। अगर बात करी जाए शनिदेव की, शनिदेव की दो राशियां हो जाती हैं, मकर और कुंभ। अगर मकर की बात करी जाए तो मकर एक पृथ्वी तत्व राशि हो जाती है, यानी कि अगर हम बात करें तो वह मकर राशि जो हैगी वह पृथ्वी तत्व राशि हैगी, तथा कुंभ जो हैगी वह वायु तत्व राशि हो जाती हैगी। क्योंकि देखिए उसी प्रकार से जैसा कि पहले शुक्रदेव की राशि हैगी, या अगर बुधदेव की बात करी जाए तो सिमिलर ही इनके भी जो एलिमेंट्स हैंगे वह सिमिलर ही हैंगे। मकर की बात करी जाए तो मकर जो हैगी एक अर्थ एलिमेंट हो जाती है। इसी प्रकार से अगर कुंभ की बात करी जाए तो वह एयर एलिमेंट हो जाती है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये हैगी कि किस तरीके से ये हमारे जो ग्रह हैंगे वह कितनी स्मार्टली जो एलिमेंट्स इनके फेवरेबल होते हैंगे वहाँ पर जाके ये एक्सॉल्टेशन में आ जाते हैंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति देव की, तो दोस्तों बृहस्पति देव का जो स्वभाव की जो बात करी जाए, धनु में जाके वह अग्नि तत्व हो जाते हैं और मीन में जाके वह जल तत्व हो जाते हैं। अगर बात उसी प्लेसमेंट की करी जाए एलिमेंट्स वाइज, तो वह किस तरीके से कर्क जो हैगी वह एक वाटर एलिमेंट राशि आ जाती है, और अगर मीन की बात करी जाए तो मीन भी वाटर एलिमेंट हो जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति देव जब वह कर्क राशि में जाते हैं तो वह सेम एलिमेंट्स के अंदर वह अपनी उच्चता प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम सूर्यदेव की। सूर्यदेव क्योंकि एक फायर एलिमेंट राशि से आते हैं, सिंह राशि से आते हैं, तो वह मेष राशि में यानी कि वह फायर एलिमेंट में जाके एक्सॉल्टेशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा घर का वास्तु जो हैगा वह एलिमेंटल बैलेंसिंग पे चलता हैगा कि किस प्रकार से ये ग्रह स्मार्टली तरीके से अपने फेवरेट एलिमेंट में बैठ के ये एक्सॉल्टेशन में आते हैंगे, तथा किस प्रकार से अगर ये एंटी एलिमेंट यानी कि गलत, यानी कि अगर मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि वह अगर गलत तत्व में बैठ जाए या किसी गलत हाउस में बैठ जाए जो कि एलिमेंटल वाइज इसके लिए फेवरेबल नहीं होता, तो वह कैसे अपनी नीच अवस्था को भी प्रेजेंट करता हैगा। दोस्तों इसी बैलेंसिंग का नाम वास्तु हैगा, और इसी बैलेंसिंग का नाम एस्ट्रोलॉजी हैगा कि हम उसके कैसे कारक तत्वों को अपने वास्तु में हम ठीक कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी एलिमेंटल बैलेंसिंग जो है कि वह करके हम उस घर में रहने से या हम जन्म पत्री में वह कैसे उसके हिसाब अपने फेवर के हिसाब से हम उसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसी का नाम एस्ट्रोलॉजी हैगा, और यही प्रिंसिपल हमारे घर के वास्तु में लगता हैगा तो वह वास करने योग्य बन जाता हैगा हमारा घर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आने वाले वीडियोस में वास्तु पे भी बात करी जाएगी, और कैसे यह जो राशियाँ हैंगी कितने स्मार्टली हमारे घर में वास्तु में भी काम में आती हैंगी वह भी बात करी जाएगी। दोस्तों तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।